बुआई का है, सारी खेती हम हाथ से। लेकिन इन बहनों के हाथ में यंत्रों से ज़्यादा ताकत समाहित हो गई है, क्योंकि इनका हम सत्कार करते हैं, इनका हम आदर करते हैं। आदर करना सीख लिया, वो मशीन बन गए। आज इस कदर बेताशा फुर्ताई से ये काम करते हैं कि मुझे कोई यंत्र की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। सारा काम ये इनके दो हाथ है, वही यंत्र है मेरे। बड़े हार्वेस्टर यही है, सारा चना इन्होंने ही पूरा काट के जमा किया है। इसी तरह सारा बीज हाथों से ही लगाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का बुआई का यंत्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई यंत्र सामग्री नहीं है। सारा काम यहाँ बैलों से और इन बहनों के द्वारा ही किया जाता है। अब इनका ये सत्कार, जब मेरे सारी लागत खर्च कम हुए तो मैंने इनको अधिक वेतन देने का भी, आज मेरा 365 दिन इनको रोज़गार गारंटी मिलती है यहाँ पे। इस तरह से हम लोग समग्र विचार ये लाकर जब कृषि करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ अर्जित कर जाते हैं। फिर हम लोगों ने कई चीज़ों पे हमने खर्च घटाए। अब बैलों से निंदाई का खर्च कैसा कम कर सकते हैं, वहाँ वो हम लोग अभी आप लोगों को, जहाँ हमारा चौला फली लगी है, जहाँ ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ बताएंगे आपको। अभी हम लोग देखिए, ये हम बैलों से निंदाई गुड़ाई का खर्चा 50% बैलों से कम कर देते हैं। बाकी फिर बचा, हमारी बहनें तो पहली फसल यहाँ अम्बाड़ी की थी। अम्बाड़ी के बाद जब अम्बाड़ी में अच्छा पैसा मिल गया तो हमने कहा कि अब माँ को देना है, ऐसी फसल चुनना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर चौला फली लगाई। अभी देखिए, हमने जहाँ सूखे में देखा, अब ये गिल्ले में ऐसी डिज़ाइनें बनती है इसकी, तो उतने ही नाली में पानी मिलता है और वो नाली में 2 लाइनें पनपती है, तो कम पानी में ज़्यादा पैदावार लेने का हमारा ये कंट्रोल का तकनीक है। अब मैंने कहा कि हम लोग बैलों से घास को मार देते हैं तो 50% खर्चा हमारा गुड़ाई का उसमें बच गया। अब कीट नियंत्रण देखिए, वो सारे ये पक्षी लगातार यहाँ पे सारे कीट चुने जा रहे हैं, तो मुझे कीटों का भी प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरह से मैंने प्रकृति में ये देख लिया कि हमें कृषि में कोई जहर मारने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सारा नियंत्रण कृषि में अपने आप होने लगता है अगर हम लोग कुदरत को समझ ले तो। अब ये चौला फली में बीज मेरा घर का है, मैंने कोई बाहर से खाद का इस्तेमाल नहीं किया। गोबर खाद और गोसंजीवक खाद उसका इस्तेमाल किया। मैंने कोई इसमें यांत्रिकीकरण नहीं किया, तो कोई डीजल नहीं लगा। पानी भी कम से कम लगा तो बिजली भी कम लगी और पानी भी कम लगा, तो हर माद में उसके खर्च कम करते करते ऐसा विचार जब तक हम कृषि में नहीं बन पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये देखिए पक्षी सारा, इनका लगातार कीट नियंत्रण का काम चल रहा है। अब वो देखो, वो पक्षी ने कीट चुन लिया, अब इनकी आगमन लगातार। हम चारों तरफ पक्षी देख रहे हैं, हर प्लाट में जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पक्षी हमको दिखाई देते हैं। इस तरह से ये पक्षियों का हम अनंत उपकार मानते हैं कि ये हमारे खर्च को इन्होंने 80% कम कर दिया। पक्षियों का दिमाग देखो, जमीन के अंदर के खाना है उनको, उसके पीछे ही रह रहे हो। अच्छा, कितने निर्भय हैं ये पक्षी। ये इनको समझ गया है कि हम प्यार करते हैं, कोई दौड़ नहीं रहा है। हम लोगों ने 22 महीनों में आज तक जो उपज निकाली, उस उपज की बातें हमने 18 महीने के इसमें भी की थी। लेकिन अब उपज निकालने के बाद अब अगले वर्ष का प्रोग्राम हमारा 1 अप्रैल के बाद बुआई का काम। लेकिन इस वर्ष हमने कुछ थोड़ी गति हमारी ज़्यादा रखी। हमने यहाँ पे मार्च में ही यहाँ पे चौला फली लगा दी। अभी वहाँ लग रही है। मेजर जो प्लानिंग होगा वो हमारा वो 15 अप्रैल को होगा। अभी करीबन 8 से 10 एकड़ में हम लोग यहाँ पे कद्दू लगाने जा रहे हैं। तो अभी चौला फली हमने लगा दी है। ये भूमि पहले प्याज था, धनिया था। जहाँ पे हमने बारिश में कद्दू नहीं लिया, वहाँ पे पूरी ज़मीनों में हम कद्दू लेंगे। तो ये प्याज से इस ज़मीन की उर्वरकता हमने बढ़ा दी। इसके कुछ अंश बता रहे हैं आपको कि यहाँ पहले कभी प्याज थी। हम लोगों ने यहाँ पे प्याज लिया था, हरा प्याज। तो पहले यहाँ पे हमने चौला फली ली थी। चौला फली से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाई इस वर्ष की। अब वर्ष ये समाप्त हो गया। ये 15 अप्रैल को यहाँ से जहाँ धान था, जहाँ पे बरबटी थी, वहाँ पे पूरा कद्दू आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अभी पूरे ये 15 अप्रैल को पूरी बुआई कर देंगे। तो 15 अप्रैल को बुआई करने के पहले हम लोग उसकी क्यारियाँ बनाएंगे। जब 24 महीने का हम शूटिंग करेंगे तब उसमें आपको हम कैसे बुआई कर रहे हैं वो कद्दू का भी बताएंगे। जैसे चौला फली से स्टार्ट होगी, तो अब
हर 2 महीने में हम लोग कैसे कैसे फसलों की बुआई करते हैं उसका पूरा चित्रण होगा इसके बाद में, कि कद्दू हमने लगाया कैसे। तो 8 एकड़ कद्दू लगाना है तो बमुश्किल 1 एकड़ का पानी लगता है उसमें, तो वो पानी कम कैसे लगा उसकी भी तकनीकें हम बताएंगे। इस तरह से 8 एकड़ में हम लोग कद्दू लगाने जा रहे हैं। पे धान की फसल ली थी, धान की फसल इस वर्ष में पहली फसल हमारी यहाँ धान की थी। धान के बाद दूसरी फसल हमने धनिया की ली थी। पहले हमने हरा धनिया बेच दिया। अब ये जो धनिया निकल रहा है ये ग्रीन रखा है, थोड़ा बीजों का धनिया हमने अलग बनाया, खाने के लिए अलग बनाया, तो इसमें जो क्वालिटी बनती है वो ग्रीन है। तो हम लोग जब बाजार में इसको पहुंचाते हैं ऑर्गेनिक के नाम से, तो इसकी क्वालिटी देखकर, उसका सुगंध ये देखकर ये तुरंत हमारा बिक जाता है धनिया। 80 रुपये किलो में आज हमारा पूरा इसका बुकिंग हो गया है। ये 1 एकड़ में हमने 40 कुंटल हरा धनिया बेचा। पहले हमने धान की फसल ली, धान के पास 40 कुंटल हरा धनिया बेचा और अब इसका बीज बना रहे हैं, उसका खाने वालों के लिए ये बीज बना रहे हैं। ये बीज 80 रुपये किलो से हमने बेच दिया। प्रति एकड़ कम से कम इसकी 3 से 4 कुंटल, अभी फर्टिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, जब पूरी बढ़ जाएगी तो 5 कुंटल तक 1 एकड़ में इसकी उपज होगी। हमने देख लिया कि आज धनिये के बाज़ार इसमें दाम ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इसको पर्यावरणीय फसल भी है और इसको प्रायोरिटी पे भी लिया है। हरे का भी पैसा, अब 40 कुंटल 15 रुपये किलो के हिसाब से हमने बेचा, 60,000 रुपये उसके हुए। अभी 3 से 4 कुंटल 3 कुंटल भी हुआ, 24,000 का बीज, बिना कोई 5,000 का खर्च नहीं लगा उसमें। इस तरह से हम लोगों ने पहले हरा बेच दिया। अब ये जब इतना मिल गया है, यहाँ पे एक चेंज बोल के हम लोग वहाँ कद्दू लगाएंगे, यहाँ कद्दू लगाएंगे, जहाँ टमाटर है वहाँ पूरा कद्दू आएगा। इस तरह से वो टमाटर का बायोमास पूरा ज़मीन में मिला के यहाँ से वहाँ तक पूरा टमाटर है, तो जहाँ कद्दू नहीं लगाया वहाँ पे पूरा कद्दू आएगा। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि केले की फसल ली। अभी ये हमारा केला करीब 90% समाप्ति हो गई है इसकी, 10% केला निकालने का रह गया है। ये केला निकलने के बाद इसको इस कदर हमने उर्वरक बना दिया कि इसमें विगत 1.5 साल में जितना भी घास निकल रहा है सारा घास यहाँ के यहाँ ये भूमि में मिलाया है। इस तरह से घास और इसका ये पूरा बायोमास, ये पूरा कचरा, जितना भी पेड़ दिख रहे हैं ये सारे पेड़ इस ज़मीन में टुकड़े कर करके यहीं मिला देंगे। तो इस भूमि का पोषण तो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें निकलने वाली घास, पहले हमने एरोग्रीन दिया, गोसंजीवक दिया। इस तरह से विगत वर्ष में हमने जब खेत खरीदी किया तो जुलाई में इसको लगाया, तब से नेचुरल तरीके से लगातार खाद पे खाद मिलाए जा रहे हैं नेचुरल तरीके से। अब वो खाद इतना मिल गया है ज़मीन में कि इसके बाद में इसकी उर्वरकता इस कदर बढ़ गई। तो हम अब ये हमारा अप्रैल के लास्ट में ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग सोयाबीन लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से ये बायोमास में इतना मिलने के बाद तब हम ऑयल सीड की सोचते हैं कि पहले माँ को दो, फिर ऐसा क्रॉप लो कि जो ज़मीन से ले भी सकता है। तो कपास, सोयाबीन, ये सब तेल बीज है तो ज़मीन से ज़्यादा लेंगे। तो उसका प्लानिंग हमने किया कि यहाँ जिस भूमि में बहुत ज़्यादा मिल चुका है वहाँ पे ऐसी फसलें ली जाए, तब हमको 15 से 16 कुंटल सोयाबीन की उपज मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने केले के बाद ये तय किया है कि यहाँ पे सोयाबीन लिया जाए अगले वर्ष। अब धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ रहे हैं। ये नींबू का पेड़ हमने जुलाई 2011 में लगाया, आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। वो कटहल के पेड़ 8-8, 10-10 फीट के हो गए। इस तरह से ये पेड़ों की श्रृंखला धीरे धीरे विकसित हो रही है। तो अभी 22 महीने में इस कदर ऊंचाई चले गई, अगले वर्ष ये बहुत अच्छी छाया देने लग जाएंगे हम लोगों को। हम लोगों ने यहाँ पे पहली फसल धान की ली, जैसे वहाँ एक प्रजाति थी भाटा भुलो, वैसे यहाँ एक खटोला करके प्रजाति थी धान की। अब एक दलीय प्रजाति हमने यहाँ पे लगा दी, तो उसके बाद हमने फिर यहाँ पे मेथी लगाई कि जिसको गांठें हो। तो मेथी की फसल, वो मेथी की फसल ने उसमें गांठें होती है, उसने इतना नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है कि वो मेथी की फसल के बाद हम लोग गायों का, बैलों का उपकार मानते हैं, तो उनके लिए हरा चारा, फिर ये मक्का के रूप में उनके लिए हरा चारा। आज देखिए इसमें आपको किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं दिखेगी, किसी प्रकार की कमी इसमें नहीं है इस फसल में। इसमें नाइट्रोजन वातावरण से इस कदर मिला हुआ है वो मेथी का ही कि आज ये फसल बिना कोई बाज़ार से यूरिया लाए बिना आज इस फसल का कलर दिखता है। कोई डीएपी नहीं, कोई बाज़ार से खाद नहीं।
इस तरह से हम लोग अगर इसके सॉइल को साइंस को समझ ले कि सॉइल साइंस है क्या, जब तक जीव है तब तक सॉइल साइंस है, जीव समाप्त हो गए सॉइल साइंस समाप्त हो गया। क्योंकि वातावरण से सीधा संबंध जीवों से बनता है तब साइंस बनता है। अभी हम लोगों ने नाम तो दे देते हैं सॉइल साइंस पे रिसर्च होते हैं, लेकिन जिस ज़मीन में जीव नहीं वहाँ कैसा सॉइल साइंस। तो ये जो कृषि प्रणाली है कुदरती खेती, ये सॉइल साइंस को पैदा करती है, रासायनिक कृषि सॉइल साइंस को समाप्त करती है। तो इस आधार पे हम लोगों को कैसा एनपीके न्यूट्रिएंट यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये सारे तथ्य आपके सामने है। गाय बैलों का हमारे ऊपर अनंत उपकार है, उनके लिए चारा लगाया, लेकिन चारा लगाने के पीछे लॉजिक ये रखा कि उसमें खर्च कम हो और पानी कम लगे, तो हमने पूरा इसको कंट्रोल फार्मिंग पे किया है। कंट्रोल फार्मिंग पे करने से ये ग्रीष्म में भी 10 दिन में एक बार पानी देना होता है, 10 दिन में एक बार दिया तो भी उसके लिए काफ़ी है वो पानी, क्योंकि यूनिफॉर्म मिलता है, यूनिफॉर्म पानी मिला तो पैदावार पूरी यूनिफॉर्म आती है, इस तरह से उपज भी बढ़ती है। हमारा एक कमिटमेंट है प्यार का उनके साथ, तो उनको हरा चारा भी हम मुहैया करवाते हैं इस तरह से। मैं 1975 से जो खेती की, तो जब से 2 विज्ञान देखे मैंने, एक केमिकल फार्मिंग भी की और अभी कुदरती खेती भी कर रहा हूँ। तो केमिकल फार्मिंग में मुझे खास ये नज़र आया कि इस चीज़ में एक उत्पाद को लेकर हम जो खेती कर रहे हैं, लेकिन बाकी का सबका विनाश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत तो आगे सबकी है हमें, बाकी सबका विनाश होगा तो एक उत्पाद को लेकर हम ये कृषि को नहीं अपना सकते, इसलिए हमको परिवर्तन की नितांत ज़रूरत है। दूसरी बात, रासायनिक कृषि में लागत बढ़ रही है और उपज भी बहुत ऐसी बढ़ नहीं रही है कि जिससे हमें लाभ मिले। अब जो उपज मिल रही है उसको भी दाम भी नहीं मिल रहा है, यानी लागत भी बढ़ रही है, दाम भी नहीं मिल रहा है, उपज भी नहीं बढ़ रही है, तो ये विज्ञान हमें नहीं बचा सकता। कृषि में महत्वपूर्ण किसानों के साथ यही हो रहा है, इसीलिए किसान आज लागत बढ़ जाने से वो कृषि करना नहीं चाहता, उपज नहीं मिल रही तो कृषि करना नहीं चाहता। लेकिन जो कुदरती खेती है कम से कम वो घाटे की कृषि नहीं है, लेकिन इसमें समग्र विचार है, इसमें हमारी आने वाली कल की सारी ज़रूरतों को पूरा रख के सृष्टि को सहेजने की इसमें ताकत है। इसीलिए कुदरती खेती को हर किसान ने अपनाना चाहिए। कुदरती खेती के विज्ञान को समझ लेना है हमें, वो विज्ञान को समझ लेंगे तो आज कृषि में जो हालात है, सबसे गंभीर जो समस्या है, बढ़ता हुआ खर्च, उसको कम किया जा सकता है। उपज, अगर हम इसके विज्ञान को समझ के अगर हम ये कृषि करते हैं तो किसी भी कीमत पे उपज कम नहीं होती। तो उपज को लेके ये कृषि नहीं की जाती, ये कृषि समग्र विज्ञान को लेके की जा सकती है। इस तरह से हम लोग कुदरती खेती में अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं, अपनी उपज को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में ही आने वाला कल दुनिया में मांग जो हो रही है वो नई बाज़ार व्यवस्था है, वो है कुदरती तरीके से उगाए गए अनाज, उगाई गई सब्जियां, इनका बाज़ार बड़े तेज़ी से खड़ा हो रहा है। तो हमें बाज़ार की ओर भी ध्यान देना होगा कि कौन से बाज़ार खड़े हो रहे हैं और जिसमें कृषि में ऐसी तकनीकें जिसमें लागत कम हो और उपज बढ़े, इनको हम स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे कल का निकलने वाला सूरज हमारे लिए बहुत अच्छे संदेश लेकर निकलेगा। तो डूबते हुए सूरज के साथ हम ये कृषि छोड़ने की संकल्प लें कि जो कुदरती कृषि है उसे अपनाएं और रासायनिक कृषि को छोड़ दें।